हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन में आशा 2027 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस सेशन को कैसे ज्वाइन करना है वो एक बार मैं क्लियर कर दूं। जो बच्चे डायरेक्ट क्वांटा लेक्चर के अंदर ऐड हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्वांटा लेक्चर में ऐड नहीं हो पाए हो, वीडियो कॉल के थ्रू आप ऐड नहीं हो पाए हो, तो एप्लीकेशन में आपको दो लिंक दिख रहे होंगे। एक नॉर्मल लाइव, जहां पे आप नॉर्मल लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और एक आपको दिख रहा होगा क्वांटा क्यूएल कर करके। तो क्यूएल वाले पे क्लिक करना है, और मैंने आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्मेशन भेजी थी। अगर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आकर के जुड़ जाओगे। जितने बच्चे क्वांटा लेक्चर में जुड़ चुके हैं, सभी बच्चे अपना वीडियो जरूर ऑन कर लें, क्योंकि इफ यू आर द पार्ट ऑफ क्वांटा लेक्चर देन आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। तो सभी बच्चे बढ़िया से ज्वाइन कर लें। ऑडियो वीडियो परफेक्ट आ रहा है कि एक बार जल्दी से बता दो जितने बच्चे क्वांटा लेक्चर में ज्वाइन हो चुके हैं। और आशा 2027 में सब बच्चों के लिए क्वांटा लेक्चर अवेलेबल रहेगा, मतलब सब बच्चे क्वांटा लेक्चर से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप सबको कोशिश करनी है कि क्वांटा लेक्चर के थ्रू ही कनेक्ट होना है। ये सब बच्चे हैं जो क्वांटा लेक्चर के थ्रू कनेक्ट हो चुके हैं। आवाज सही आ रही है? दिखाई एकदम साफ दे रहा है? एवरीथिंग इज फाइन? रेज योर हैंड्स। बढ़िया बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए सो फाइनली, हाँ, थोड़ा इंतजार मैंने आपको ज़्यादा करवाया। आपको काफ़ी ज़्यादा इंतजार था कि सर कब से शुरू होगा, कब से शुरू होगा। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें शुरू करने में थोड़ी सी देरी क्यों हुई। देरी इसलिए हुई क्योंकि अभी 2026 के अंदर कुछ बच्चों का पेपर है, वो है आपके सीनियर्स। 20 दिन बाद में जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसके 1 महीने बाद में बोर्ड के एग्जाम्स भी हैं। और एएसएल का हमेशा जो फोकस है अपने करंट बच्चों पे बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हमारा सारा दिन, हमारी सारी टीम के जो एफर्ट्स हैं, वो इस बार जो बच्चे अभी एएसएल से पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों का एग्जाम बेस्ट से बेस्ट जाए उसके अंदर है। इसलिए आपके साथ थोड़ा सा डिले हुआ है। नेक्स्ट ईयर जब आप सेम सिचुएशन में होगे तो हम भी आपके साथ टाइम उतना ही स्पेंड करेंगे, ज़्यादा करेंगे उल्टा, जितना अभी के बच्चों के साथ कर रहे हैं। और आई थिंक वो ज़्यादा जरूरी भी है। परंतु अब समय आ चुका है कि एक ऐसा बच्चा जो 11th क्लास के अंदर है, एक ऐसा बच्चा जो एक ऐसा डिसीजन ले पाया है जो उसकी मैच्योरिटी को साबित करता है, वो डिसीजन है 12th के साथ। मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब वो बच्चे हो जो अभी 11th क्लास में हैं। आपका 11th क्लास से अब आप 12th क्लास में जाने वाले हैं। 12th क्लास में आपके सामने दो टारगेट्स हैं। एक है बोर्ड, कि मुझे बोर्ड में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बोर्ड में लेकर के आने। और साथ में मुझे मेरा जेई क्लियर करना है, साथ में मुझे मेरा नीट क्लियर करना है। आपने संकल्प लिया है, आपने सोचा है कि बोर्ड के साथ साथ जेई और नीट की पढ़ाई करनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो आप सबको बधाई देता हूं इस सोच के लिए, क्योंकि ये सोच पाना भी बहुत मुश्किल होता है। सब बच्चों को लगता है कि पहले एक काम करते हैं, बढ़िया से बोर्ड में फुल मार्क्स लेकर के आते हैं, उसके बाद ड्रॉप लेंगे, ड्रॉप लेने के बाद जेई की पढ़ाई करेंगे। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं आपको कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जेई की पढ़ाई के लिए अभी से जो हमने शुरुआत की है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। जेई का प्रिपरेशन ऐसे नहीं होता यार कि आप 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, आपने 2 साल तक कुछ नहीं पढ़ा और एकदम से आप सब कुछ पढ़ के ड्रॉप ईयर में मचा जाओ। बहुत मुश्किल होता है। ड्रॉप लेना तब फायदेमंद होता है जब 2 साल बच्चा जबरदस्त पढ़ाई करता है, उसके बाद ड्रॉप लेना फायदेमंद होता है। क्योंकि मैं आपको हकीकत बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे मोमेंटम एडवांस के भी हैं, और मोमेंटम एडवांस के बच्चों के साथ जब हमने अभी सिलेबस किया जेई का 11th क्लास का, तो उनको समझ में आया कि 11th जेई का मतलब क्या है। या काफ़ी बच्चे होंगे मोमेंटम एडवांस के, उनके रजिस्टर्स आपको समय मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा, या उनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड बेटा। हाँ जी सर। तो मोमेंटम एडवांस के बैच के अंदर हमने 11th का जेई का सिलेबस जो अभी तक कवर किया है वो बहुत ही जबरदस्त लेवल पे कवर किया है, और सच बताऊं तो बहुत सारा कंटेंट हुआ है। अब अपन ये मान के चल रहे हैं
जब हम सर आशा 2027 में जुड़े हैं, तो क्या आप हमको बिल्कुल जीरो से पढ़ाओगे? क्या आप हमारे को 11th की पूरी फिजिक्स पढ़ाओगे, 11th की पूरी केमिस्ट्री पढ़ाओगे, फिर हम 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे, 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हमें बोर्ड की भी तैयारी करनी है, ये सब कुछ कैसे होगा? ये आप आज के दिन जानना चाहते हो? तो ये मैं आपको बताऊंगा। बट साथ-साथ मुझे भी ये चीज़ जाननी है कि क्या जो मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, क्या सच में वो इस टारगेट को लेके सीरियस हैं? पहले ये ओरिएंटेशन सेशन मैंने यूट्यूब पे रखा था। फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं, जो बच्चा आशा बैच का हिस्सा बन चुका है, मुझे सबसे पहली बार उस बच्चे से वीडियो कॉल पे कनेक्ट होना है। हालाँकि ये सेशन हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल कराएँगे ताकि जो बच्चे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन्हें पता चले। बट अभी आप सब लोग मेरी आँखों के सामने बैठे हुए हो। तो आज इस सेशन के अंत तक आप मुझे ये एश्योर करोगे कि सर हमें ऐसा लग रहा था कि फोर्स बैच बोर्ड का बैच है, उसमें थोड़े कुछ चंद सैकड़ों रुपए मिलाए जाएँ, तो जेईई और नीट का बैच मिल जाता है एएसएल के ऊपर। तो हमने बस वो सोच करके पेमेंट कर दिया और आज हम आपके सामने इसलिए बैठे हुए हैं। अगर ये सोच है तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो साल में इतनी पढ़ाई होगी कि आप नहीं संभाल पाओगे। और अगर सोच ये है कि सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से मतलब है कि हमें 2027 में जेईई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, हम इस सोच के साथ इस बैच का हिस्सा बने, तो फिर आप एक अलग बच्चे बन के निकलोगे 1 साल बाद में। तो शुरू करते हैं एक-एक करके। आप अपने आप को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में ले आओ। आपके पास कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। कोशिश करें कि बोर्ड पे जो भी बातें मैं बताऊँगा उनको आप नोट डाउन करें, है ना? और ये सेशन हो सकता है जैसे-जैसे इस बैच में एडमिशन होते जाएँगे, टीम बच्चों को रिकमेंड करती जाएगी सेशन देखने के लिए। हर बच्चे को ये वाला सेशन ज़रूर देखना है। अगर आप नॉर्मल स्पीड में नहीं देख पा रहे हो, लेट ज्वाइन कर रहे हो, डबल स्पीड में देखना पड़ेगा, डबल स्पीड में देख लेना। पर ओरिएंटेशन के बिना प्लीज़ अपनी जेईई नीट की पढ़ाई शुरू मत करना, खासकर मेरे ओरिएंटेशन के बिना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पहली बात तो आज मैं आराम से बात करूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं कभी भी रश नहीं करता क्लास में। ये मेरा नियम है कि अगर मैं क्लास में आया हूं तो आई विल नेवर रश। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा आशीष रात जल्दी में है और जल्दी में पढ़ा के निकल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैंने क्लास शेड्यूल करी है तो मुझे आपको पढ़ाना है, मन से पढ़ाना है और पूरा कॉन्सेप्ट कवर करना है आपका। इस सोच के साथ हम यहाँ पे आते हैं। वैसे आज ओरिएंटेशन है, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, मैं सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, इसलिए टाइम लग सकता है। मुझे नहीं पता 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 2.5 घंटा लगेगा, आई डोंट नो। बस इतना पता है कि आज के बाद आपकी क्लैरिटी होगी कि आप इस बैच का हिस्सा बने हो तो आपको क्या क्या करना जरूरी है एएसएल के साथ में, ये आपको आज समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। जो बच्चा 11th क्लास में है अभी और वो 12th क्लास में आ चुका है, ये बैच उस बच्चे के लिए है। पहली बात, ये किसके लिए है ये भी तो पता लगे कि है किसके लिए। जिस बच्चे का 11th से 12th में ट्रांसफर हुआ है और जैसा मैंने बताया 12th में 2 चीजें टारगेट कर रहा है, बोर्ड और दूसरा जेईई नीट। देखो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, अगर कोई इस दुनिया में ये बोलता है कि बोर्ड के लेक्चर्स देख लो, उसके बाद जेईई के कुछ क्वेश्चंस कर लो, नीट के कुछ क्वेश्चंस कर लो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो दुनिया में इससे बड़ा कोई झूठ नहीं होता। बोर्ड के अंदर इतना दम नहीं है कि बोर्ड से आप जेईई के सारे सिलेबस के सवाल कर सको और बोर्ड पढ़ करके आपका जेईई में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। जेईई और नीट अपने आप में बिल्कुल अलग है, पर इसका उल्टा सही है। जेईई नीट का बच्चा बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है, पर बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 वाला बच्चा जेईई सेलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए हमने बोर्ड के लिए एक बिल्कुल सेपरेट बैच बनाया है जिसका नाम है फोर्स 6.0। और जो बच्चा आशा 2027 का पार्ट बनता है उसके बैच में ये चीज एड ऑन रहेगी, मतलब फोर्स बैच आपके लिए आएगा। जब फोर्स बैच आएगा तब मैं बात करूंगा बोर्ड की, तब आप फिर बट जाना आपस में, हम तो यूपी बोर्ड के, हम एमपी बोर्ड के, हम बिहार बोर्ड के, हम झारखंड बोर्ड के, हम गुजरात बोर्ड के, फलाना ढिमका करके ऐसे अलग अलग हो जाना और फिर वहां पे अलग अलग पढ़ते रहेंगे। पर ये जब यहाँ बात होती है जेई नीट में तो आप सब एक हो और आपका सामना जेई से है, आपका सामना नीट से है। यहाँ मुझे कोई मतलब नहीं है आपके बोर्ड से। क्लियर? तो बोर्ड की बातें कहाँ करेंगे? 4.6.0 में। जेई और नीट की क्लासेस बिल्कुल अलग होंगी, अलग क्लास होगी बिल्कुल।
इसका कोई कनेक्शन नहीं है 4 6.0 से। जो आशा 2026 के बच्चे हैं उनसे पूछना, एक भी क्लास ऐसी नहीं हुई है पूरे साल में जो फोर्स और आशा बैच की सेम हो। रजिस्टर्स अलग, कॉपी अलग, कंटेंट अलग, बुकलेट अलग, सवाल अलग, टेस्ट अलग, सब कुछ अलग चलता है। फाइन, ठीक है। दूसरी चीज में आता है कि आपने एएसएल को क्यों चुना। ये दूसरा सवाल है। या क्यों चुनना चाहिए। हम कंफ्यूज हैं सर, हमें एएसएल को क्यों चुनना चाहिए, हम आज इस सवाल पे भी बात करेंगे। जो बच्चे जानना चाहते हैं कि हमारी 11th बर्बाद हो गई, हमारी 11th बर्बाद हो गई गलत संस्थान के कारण, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गलत संस्थान कोई भी हो सकता है। हमारी 11th बर्बाद हो गई और हमें जो है अब सही चुनना है और अब वापस पढ़ाई करनी है, ये बैच उनके लिए है। हो सकता है आप 11th में बीमार हो गए हो, तो बीमार होने के कारण भी आपकी क्लासेस मिस हो गई हो 11th की, या 11th आप पढ़ ही नहीं पाए हो तो आपको दिक्कत हो गई हो। या फिर हो सकता है कि आप 3 सब्जेक्ट को साथ में लेके नहीं चल पाए, तो 3 सब्जेक्ट साथ नहीं चले, इस कारण से आपकी 11th बर्बाद हो गई। अब आप इस बैच का हिस्सा बन के अपनी 11 12 दोनों को बढ़िया से करना चाहते हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका स्कूल और जेई की पढ़ाई साथ साथ नहीं कर पाए, स्कूल के साथ मैनेज नहीं कर पाए आप, इसलिए भी आपकी 11th में ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई। ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी 11th अच्छी नहीं गई। एक बड़ा रीजन जो मैं मान के चलता हूं वो ये हो सकता है कि हमारे अंदर हम अवेयर ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि जेई नीट जैसी कोई चीज होती है। हमको लगा जैसे 10th के अंदर एकदम मुट्ठी भर सिलेबस है, वैसे ही सिलेबस 11th का होगा, वैसे 12th का होगा, वैसे ही आईआईटी का होगा। और अब 8 9 महीने बीत गए, ऑलमोस्ट 11th खत्म हो गई, अब हमें समझ में आ गया सर सच में कि 11th बहुत जबरदस्त चीज थी, हमसे गलती हो गई। इनमें से कोई एक कैटेगरी में आप लोग फिट बैठोगे अगर आप 11th में लापरवाही किए हो तो। अच्छी बात है, इस सब का जवाब आपको आज मिल जाएगा कि इस बैच के अंदर आपको कैसे पढ़ना है कि ये सब चीजें आपकी ठीक हो सके। ये सब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सब कैटेगरी में फिट हो चुके हैं। बढ़िया है, अच्छी बात है। बच्चों के मन में सवाल आता है, मैं एक एक करके देता हूं। एक बड़ा रीजन अपने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करने का क्या होता है। आप सब हिंदी मीडियम के बच्चे हो, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हिंदी मीडियम से आईआईटी जेईई निकलता है, पहली चीज। दूसरा सवाल ये आता है कि ये सामने जो टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है, क्या इनके पढ़ाए हुए बच्चों ने कभी आईआईटी जेईई निकाला है। ये दूसरा बड़ा सवाल आता है मन में कि जिस संस्थान से हम पढ़ रहे हैं वो उसका कुछ रिजल्ट भी है या ऐसे ही हवा में। तीसरी चीज निकल के आती है, फिर ये बताओ कि हमारे साथ क्या करोगे, वो तीसरी बात आती है। तो पहले अपन रिजल्ट देख लेते हैं। ऑब्वियसली बात है आप आशा बैच के बच्चे हो, हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एएसएल का रिजल्ट कैसा है। एएसएल ऑलरेडी पिछले कई सालों से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां से बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी वहां से पढ़ के बैच के अंदर आए होंगे। फिर भी कोई नया बच्चा है तो मैं बताता हूँ, ये सारा रिजल्ट है बोर्ड का। 100 मार्क्स फिजिक्स, 100 मार्क्स फिजिक्स, 100 मार्क्स केमिस्ट्री, 100 मार्क्स केमिस्ट्री, 100 मार्क्स केमिस्ट्री, फिजिक्स 100 मार्क्स आपके 100 99 99 99 99 99। ये लेटेस्ट इस साल का रिजल्ट है। इस रिजल्ट में एक चेहरे पे गौर करना, कार्तिकेय 95% के साथ में बच्चा पास हुआ। ये रिजल्ट है आपके बाकी प्रिंस का 97, बिहार बोर्ड का बच्चा है 90 90 90, ये सब बोर्ड का रिजल्ट है। ये बोर्ड का रिजल्ट है। ये है उन बच्चों का रिजल्ट जो आईआईटी और जेई के अंदर सेलेक्ट हुए हैं एएसएल से। अश्विन सिंह, ये बच्चा आईआईटी पटना में पढ़ रहा है। अभी जो लॉन्च हुआ था वो लॉन्च में आप लोग थे, जस्ट जो अभी लॉन्च हुआ था थोड़े टाइम पहले, उसमें इस बच्चे का इंटरव्यू भी आया था, अगर नहीं है तो आप देख लेना। ये वो बच्चा है कार्तिकेय। आपको अच्छा क्यों लगेगा बताता हूँ। ये जो बच्चा है ना, ये आशा बैच का बच्चा है। मतलब इस बच्चे ने बोर्ड के साथ में जेई की प्रिपरेशन की है, 95% बनाए बोर्ड के अंदर, और जेई में सेलेक्ट होकर के आज एनआईटी से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई कर रहा है। ये बच्चे ने ड्रॉप लिया था, ये अटल बैच का बच्चा है। ये बच्चा आईआईटी पटना में, विवेक आईआईटी ऊना में है, ये एनआईटी जयपुर में है, तनिष्क टांग आईआईटी दिल्ली में, गूगल में प्लेस हो चुका है, मेरा पुराना बच्चा है।
और भरत, हर्ष, ये सब वो बच्चे हैं जो आज अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं और हिंदी मीडियम से हैं, ASL से हैं। ऐसे मेडिकल में हितेश भी आए, सत्यम भी आए, उन सबको आप जानते ही हो। बाकी इन सब के बारे में और जानकारी चाहिए तो ASL के चैनल्स पे जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये नंबर 1 रीज़न है आपके दिमाग से ये चीज़ हटाने का कि हाँ यार, हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ सिलेक्शन है। मतलब टीचर जैसा कहते हैं, अगर उसको फॉलो करोगे तो सिलेक्शन होगा। ये एक चीज़ आपको सबको मैंने क्लियर कर दी। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए, मेरे पास सर कच्चा पक्का 1 साल है, इससे ज़्यादा तो नहीं है? क्योंकि अपन जैन से स्टार्ट करेंगे तो जैन से जैन फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसके बाद लगभग अप्रैल के आसपास हमारा आएगा सेकंड अटेम्प्ट। तो हमारे पास मोटा मोटा 1 साल है पूरा जेई का सिलेबस करने के लिए। तो क्या हम अपने बचे हुए समय में अपने आप को लाइन पे ला सकते हैं क्या? क्या हम सच में सेलेक्ट हो सकते हैं क्या? ये सवाल का जवाब देता हूं, ध्यान सुनना। पहली बात तो ये बात समझ लो कि जेई और नीट की प्रिपरेशन कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि मैं IIT जेई की अगर पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे 3 बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। पहली बात, मेरे अंदर जिद होनी चाहिए। जैसे बचपन में मैं जमीन पे लौट जाया करता था अगर मुझे चॉकलेट नहीं खिलाते थे, और मैं तब तक जमीन पे लौटा रहता था जब तक कोई गोद में उठा के मुझे चॉकलेट ना खिलाए। वो वाली जिद आपके अंदर होनी चाहिए 1 साल के लिए। दूसरी चीज, आपके पास अपने टीचर के प्रति समर्पण होना चाहिए। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो वो मायने रखता है, अगर मैंने कुछ कहा है तो वो आपको मानना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है, अगर आपने मुझे चुना है अगले 1 साल के लिए, तो आपको वो अर्जुन बनना पड़ेगा जिसको कृष्ण की सारी बातें माननी है। और अर्जुन को, गीता आपने पढ़ी होगी शायद, अर्जुन को कृष्ण ने बहुत कुछ बताया था जो अर्जुन के समझ में नहीं आया, बट क्योंकि वो उनके सारथी थे तो बात माननी पड़ी थी। तो आपको भी 1 साल के लिए बात माननी पड़ेगी, जिद और समर्पण के साथ में। तीसरी चीज क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके साथ साथ, कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जेई और नीट की पढ़ाई हार्डवर्क की पढ़ाई है। कोई 2 घंटे पढ़ के 3 घंटे पढ़ के जेई में सेलेक्ट नहीं होता है, लगातार पढ़ना पड़ता है। और अच्छी बात भी है, आप अगर बहुत इंटेलिजेंट हो, सुनो मेरी बातें, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हो, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप एवरेज बच्चे हो और पूरी साल लगातार पढ़ते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो IIT जेई ऐसे बच्चों के लिए नहीं है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसे बच्चों के लिए जो हार्ड वर्किंग है, जो मेहनत करना जानते हैं। ये कछुए की लड़ाई है, खरगोश हार जाएगा इसके अंदर, क्योंकि खरगोश भागेगा, थकेगा, सो जाएगा, खरगोश धीरे धीरे चलता रहेगा। तो खरगोश बनना है पूरे साल, कंसिस्टेंसी का गेम है इसके अंदर, कोई मिरेकल नहीं होगा। इसीलिए आपको एक चीज को त्यागना पड़ेगा, वो है सोशल मीडिया। आपको इंस्टाग्राम पे जा जाकर के जो रील्स देखने की आदत पड़ी हुई है ना, वो आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उससे आपका अटेंशन स्पैन की दिक्कत आती है। 10-15 सेकंड की रील देखते हो, फिर स्क्रॉल करते हो, फिर देखते हो, फिर स्क्रॉल करते हो, आपको पता ही नहीं लगता आपका 1 घंटा 2 घंटा कब ऐसे 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 करने में निकल गया। दूसरी चीज, यूट्यूब पे आजकल बहुत भैया दीदी टाइप के लोग आ गए हैं। इन भैया दीदी से आपको सावधान रहना पड़ेगा। मोटिवेशन के लिए ठीक है, पर एक टीचर को पता होता है एग्जैक्टली बच्चे को अगले 4 महीने में क्या करना चाहिए, बचे हुए 3 महीने में क्या करना चाहिए, बचे हुए 2 महीने में क्या करना चाहिए। अगर कोई ऑल इंडिया रैंक 1 भी है ना और टीचर नहीं है, तो वो आपको नहीं बता सकता कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। वो केवल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता है, और वो एक्सपीरियंस आप में फिट बैठेगा जरूरी नहीं है। क्योंकि आप ऐसे बच्चे हो सकते हो जो 2 घंटे पढ़ाई करता है तो 10 सवाल बना पाता है,
उसके लिए वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी जो उस बच्चे के लिए है जो 2 घंटे में 20 सवाल कर पाता है। हर बच्चा अलग होता है और ये टीचर को पता होता है। टीचर को कैसे पता होता है? वो बच्चों के साथ साल भर जुड़ता है, पढ़ाता है उनको, उनसे बात करता है, उनका रिजल्ट देखता है। जैसे मुझे मेरे अटर बैच के हर बच्चे का पता है। मुझे मेरे मोमेंटम एडवांस के बच्चे का शक्ल देख के समझ में आता है कि इसको समझ में आया है कि नहीं आया है। वो चीज़ भैया दीदी में नहीं मिलेगी। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस देनी है तो हम देंगे। हमारे अलावा आपको किसी से भी फालतू की गाइडेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक? प्रिपरेशन कैसी होती है उसका एक तरीका होता है। दिन में आपको कैसे अपने टाइम को डिवाइड करना है। आप स्कूल जा रहे हैं तो उसको बहानाबाजी मत करना। 24 घंटे में से 6 घंटे हटा देता हूँ, 18 घंटे बचते हैं। उसमें से 3 घंटे और हटा देता हूँ, 15 घंटे बचते हैं। उसमें से 6 घंटे तुम्हारे सोने के और हटा देता हूँ, फिर भी 8 से 9 घंटे तुम्हारे पास बचते हैं स्कूल जाते हुए भी। वो 8 से 9 घंटे कल से, परसों से, जब से क्लास स्टार्ट होगी, डे 1 से यूज करना स्टार्ट कर देना। आप कभी ये सवाल नहीं पूछोगे कि सर स्कूल के साथ पढ़ाई मैनेज नहीं हो रही है। 100% होगी। बस आपको मेंटेन करना है, वो 8-9 घंटे सही से मेंटेन करना है। देखो, आपका टाइम 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला टाइम आपका डिवाइड होगा जिसमें आपके लेक्चर्स होंगे। अभी जब तक जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो जाता, टीचर्स अभी बिजी रहेंगे तो लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम रहेगी। बाद में लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी। तो आपके दिन का एक हिस्सा लेक्चर्स अटेंड करने में जाएगा। आपके दिन का एक छोटा सा हिस्सा रिवीजन करने में जाएगा, क्योंकि आप सुपर ह्यूमन नहीं हो। आप अगर आज पढ़ोगे, 4 दिन बाद नहीं पढ़ोगे, भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा आपको। यू आर नॉट अ सुपर ह्यूमन बेटा। तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो दिन के 1 से 2 घंटे आपको रिवीजन के लिए रखना पड़ेगा। डिपेंड करता है रिवीजन कितना है, उस पर डिपेंड करता है। और एक पोर्शन, बड़ा पोर्शन आपका जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। आपने न्यूमेरिकल आज तक किए हैं, नहीं किए हैं, कितने किए हैं, मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानता हूं कि जब आपकी यहाँ पे क्लास होगी तो उसके बाद में हम आपको जो सवाल बताएंगे वो सवाल आपको करने ही पड़ेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन। और ये सब मिलाकर के लगभग आप ये मान के चलें 10 से 12 घंटे का गेम बनेगा। ये 12 से 13 घंटे का गेम बन सकता है। ये डेली आपको देने पड़ेंगे। डेली मतलब डेली, पूरे साल डेली 365 दिन आपको ये काम करना पड़ेगा। तब आपके नाम के आगे IITian लगेगा, तब आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, अदरवाइज भूल जाओ। क्लियर हुई बात है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना माइंड मेकअप करो कि यार मुझे ना अब से 10 से 11 घंटे रोज पढ़ना है टिल माय एग्जाम। मैं आज भी 10 घंटे पढ़ाता हूं डेली। कभी 10, कभी 9, कभी 8, कभी 10, कभी 9, कभी 8। तो हम भी नहीं बच पाते, हमें भी काम करना पड़ता है। आज एक डॉक्टर है, डॉक्टर कितने घंटे काम करते हैं? डॉक्टर सुबह उठते हैं, 5:30 बजे अपने क्लिनिक वहाँ पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल, 5:30 से 7:30 8 तक सर्जरी करते हैं, 8 बजे फ्री होकर वापस घर जाते हैं, 9-10 बजे से वापस OPD होती है, आउट पेशेंट, 1-2 बजे तक वो देखते हैं, फिर घर जाते हैं, 3-4 बजे से फिर OPD होती है, इवनिंग में कोई सर्जरी आती है वो करते हैं। वो भी 14-15 घंटे काम करते हैं। IIT का इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी उतना ही काम करता है। तो आप जो चुन रहे हो ना रास्ता, वो रास्ता ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि अभी पढ़ लो 2 साल उसके बाद कुछ नहीं करना। आपको पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करनी है। बस मेहनत करने में मजा आएगा। जब आप डॉक्टर बनोगे, पेशेंट से मिलोगे, सेवा करोगे, आपको अच्छा लगेगा। आप इंजीनियर बनोगे, IITian बनोगे, आपको मजा आएगा। आपको अपनी जिंदगी नॉर्मल सी बितानी है, क्योंकि नॉर्मल बिताने में भी आपको 10 घंटे काम करना पड़ेगा। सुबह निकलोगे, टिफिन लेके शाम को आओगे। अब आपको जाना कहाँ है वो आपको डिसाइड करना है। आप जाना चाहते हो गूगल के ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में, आप जाना चाहते हो अच्छी सी IT कंपनी में, आप जाना चाहते हो अपने हॉस्पिटल में काम करने के लिए, ये आप चूज कर रहे हो, या फिर आपको जाना है किसी ऐसी छोटी सी नौकरी करने के लिए, तो आपको डिसाइड करना है। तो अगला 1 साल ये डिसाइड करेगा कि आपकी पूरी जिंदगी कैसी होगी। तो बीइंग अ स्टूडेंट ये कंडीशन है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर जो बोला है वो मानना पड़ेगा। एक बात और बता दूं मैं आपको, 11th से ज्यादा 12th आपके लिए हेक्टिक होने वाली है। हेक्टिक क्यों होगी? क्योंकि 12th में बोर्ड्स भी हैं, 12th के अंदर स्कूल वाले परेशान करेंगे, 12th में प्रैक्टिकल भी होंगे, 12th में प्री बोर्ड भी होंगे, सब कुछ होंगे। दूसरी चीज, 11th के चैप्टर पढ़े बिना 12th के चैप्टर समझने में दिक्कत आएगी। तो 11th के बाद ही आप 12th के चैप्टर्स पढ़ सकते हो।
वो भी पंगा है। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना, जनवरी से लेकर के सितंबर तक आपका गोल्डन पीरियड है। इस समय आपको स्कूल से उतनी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप करोगे अंग्रेजी का सफर, SUFFER। फिर प्रैक्टिस, फिर प्रेशर आएगा। स्कूल में क्वार्टरली हो जाएंगे, हाफ ईयरली हो जाएंगे, प्री बोर्ड हो जाएंगे, प्रैक्टिकल आएंगे, फलाना ढिमका। अगर आपने जनवरी से सितंबर तक अपनी जान झोंक दी जेई की प्रिपरेशन में, तो सितंबर के बाद आप सफर नहीं करोगे, मजा आएगा आपको। और अगर इन समय में आपने लापरवाही कर दी तो आगे आपको दिक्कत होगी। मेरे पास रफ्तार है बोर्ड बचाने के लिए, पर रफ्तार जेई और रफ्तार नीट में बच्चों को पहले ही बोलता हूं कि साल भर पढ़ा है तो ये बैच काम का है। जेई और नीट में देयर इज नो शॉर्टकट, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो आप इस बैच का हिस्सा बन चुके हो। अब जनवरी से लेकर सितंबर तक इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ये जो टाइम है इसको अच्छे से यूज करना है, तब तो आपके लिए सब कुछ आसान रहेगा। अदरवाइज आपका सपना फिर सपना ही रह जाएगा। ये वाली चीज बोलो, क्लियर? अब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है उस पर आते हैं, या अपन किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे उस पर आते हैं। सबसे पहले आपको अपने 11th का सिलेबस का ध्यान रखना है। हम बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पूरा सिलेबस करेंगे 11th का, पूरा करेंगे 12th का। मोमेंटम एडवांस में आपने पढ़ रखा है, मैं तो मान के चला हूं आप जीरो। आपने पढ़ रखा है अच्छी बात है, बट हम जीरो मान के चलेंगे। आपको भी अपने आप को जीरो मान के चलना है। ओवर कॉन्फिडेंस आपकी प्रिपरेशन को बर्बाद कर सकता है। आपको ये मान के चलना है कि मैं वापस शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप उतने ही परफेक्ट होते तो जो पेपर थे उसमें आपके 200 नंबर से ऊपर आ रहे होते। तो मोमेंटम एडवांस का एक भी बच्चा मेरे द्वारा बनाए गए पेपर में 200 से ऊपर नहीं जा पाया जो अभी हुए थे। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि प्रिपरेशन में रिवीजन की जरूरत पड़ती है। अब जा पाओगे, जब दोबारा पढ़ोगे सिलेबस तो जा पाओगे। इस बात का ध्यान रखना कि 11th का सिलेबस, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको 12th के सिलेबस का भी ध्यान रखना है, कि 12th का सिलेबस जैसे चलेगा उसका भी ध्यान रखना है। तीसरी चीज, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको रिवीजन भी करना है। किसी प्रकार का रिवीजन आपका मिस नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके पास मटेरियल कितना है। अब हिंदी मीडियम का बच्चा ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास मटेरियल नहीं है। देखो, आपको बैच में डीपीपी मिलेगी, आपको बैच में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मिलेगी। आप सबको पता है कि आपके लिए कैप्सूल बुक्स हैं। कैप्सूल बुक एएसएल का खुद का मटेरियल है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। और पीवाईक्यू संकलन है। पीवाईक्यू संकलन का मतलब है कि कुछ चुनिंदा पीवाईक्यूज जो इंपॉर्टेंट है उनकी एक किताब। आप यहां से शुरुआत करो, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आपके पास मटेरियल की कोई कमी नहीं है। ये सारा मटेरियल भी आपका टारगेट होना चाहिए। देखो, यहाँ के बैच में जो कंटेंट दिया जाएगा वो हिंदुस्तान की किसी भी सबसे बड़ी से बड़ी ऑफलाइन कोचिंग के सबसे बड़े से बड़े बैच से भी बेहतर होगा, ये हमारी गारंटी है। इसलिए किसी भी मटेरियल के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। आपका क्लास का नोट्स, आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो इनफ है। इतना करने के बाद आप एग्जाम में जाओ, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, प्रैक्टिस करने के बाद 5th चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है टेस्ट। जब टेस्ट होता है तो फिर टेस्ट का एनालिसिस भी होना चाहिए। वो टेस्ट एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। 6th चीज आपको जिस बारे में ध्यान रखना है वो ये है कि आपको डेली क्वेश्चंस करने हैं, है ना? डेली क्वेश्चंस करने हैं, डेली क्लास करनी है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, डेली रिवीजन करना है, और डेली थोड़े 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 शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। जैसे आज की क्लास में जो 4 फॉर्मूले आए, उन 4 फॉर्मूलों को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा, वो आपको परेशानी होना है, बट ये आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, प्राथमिकता सेट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, कि अगर मैं जेई का स्टूडेंट हूं
तो मुझे 3 चीजों से दूर रहना है, जन्म, मरण और परण। ये 3 चीजों से आपको पूरे साल दूर रहना है। जन्म का मतलब होता है जन्मदिन। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, आज तो मैं बर्थडे मनाऊंगा, पूरे दिन वी विल सेलिब्रेट। मरण, मर गया कोई, अब मैं पूरे 12 दिन मनाऊंगा, पूरे 12 दिन जो है मेरा समय वहीं जाएगा। तीसरा परण, शादी है, घर में शादी है, महीना भर गया। दोस्त की शादी है, 3 दिन गए। रिश्तेदार की शादी है, 5 दिन गए। जन्म मरण परण में जो बच्चा फंसा रह गया ना, वो अपना करियर नहीं बना पाएगा। फेस्टिवल भी कोई आता है, दिवाली सबके लिए 10 दिन की होती है, हमारे लिए 2 दिन की होगी। होली से त्योहार हमारे लिए मायने नहीं रखते, हमें उसी दिन पढ़ाई करनी है। हाँ, शाम को सुबह होली मनाओ, शाम को पढ़ाई करो। ईद है, सुबह ईद मनाओ, शाम को पढ़ाई करो। क्रिसमस है, क्रिसमस मनाओ, शाम को पढ़ाई करो। जो भी टाइम आपको मिल रहा है, बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि हम अपने आप के अपने सब्जेक्ट से कट गए। बिल्कुल हमारे लिए कोई हॉलीडेज नहीं है, हमें लगातार काम करना है, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप होती है। आप यहां से शुरू कर रहे हो, आप एक स्टेप चलोगे, फिर दूसरा स्टेप आएगा, फिर तीसरा स्टेप आएगा, फिर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको स्टेप जंप कर जाओ। अगर आपने स्टेप जंप किया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है? काफी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हमारे साथ कैसा होगा, हम कॉपी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स वाले सर अपने ओरिएंटेशन में बता चुके होंगे आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके पास एक होगी क्लासरूम कॉपी। अगर ये 1500 पेज की आती है तो 1500 पेज की ले लेना, 800 की आती है तो 800 पेज की, 400 की आती है 400 पेज की, क्योंकि ये बिल्कुल भरती है बुरी तरह से। पता नहीं आप 4,500-5,000 पन्ने लिख चुके हो गए सिलेबस खत्म होने तक। मोमेंटम एडवांस वालों की कितनी भर गई है, कहाँ बैठे हैं, कितनी कॉपियाँ भर चुकी तुम्हारी, कितने कितने पेज की, 400-400 पेज की, 800-800 पेज, ठीक है। तो क्लासरूम कॉपी रखनी है एक अपने पास, दोनों में ही, इसमें भी एक क्लासरूम कॉपी होगी। फिजिक्स की बताता हूँ पहले। क्लासरूम कॉपी में आप चाहो तो 2 हिस्से कर सकते हो, एक 11th क्लास की अलग कॉपी बना लेना, एक 12th क्लास की अलग कॉपी बना लेना, क्लासरूम की भी, ताकि रिवीजन करने में आसानी होगी। और एक क्वेश्चन की कॉपी बनानी है। क्वेश्चन कॉपी में क्या करना है, डीपीपी करनी है, सीबी सॉल्व करनी है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स मिलती हैं वो करनी है, टेस्ट के सवाल मिलते हैं वो करने हैं। ये कॉपी बनेगी क्वेश्चन कॉपी, बस काफ़ी है। 11th की कॉपी फिजिक्स की अलग, 12th की कॉपी अलग, क्वेश्चन कॉपी अलग, दैट्स इट। केमिस्ट्री की बात करते हैं, ये तो भाई जबरदस्त चीज़ है। केमिस्ट्री की कॉपी आपको 3 बनानी पड़ेंगी। एक फिजिकल केमिस्ट्री की अलग कॉपी बनेगी, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग कॉपी बनेगी, और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग कॉपी बनेगी। इसमें 11-12 के हिसाब से नहीं बनाना है, इसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की बनानी है। और एक कॉपी बनेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की कॉपी अलग अलग बनाओ तीनों की, एक कॉपी बना लो, वो बढ़ती रहेगी आगे, उसमें ऐड करते रहना। और आपकी कॉपी में एक चीज जरूर होनी चाहिए स्टार्टिंग में, इंडेक्स, क्योंकि बिना इंडेक्स के आप लास्ट में ढूंढ ही नहीं पाओगे कहां पे क्या था। इंडेक्स में आपका सीरियल नंबर होना चाहिए, चैप्टर होना चाहिए, चैप्टर का नाम, और कौन से पेज नंबर से शुरू है, कौन से पेज नंबर पे खत्म है, ये होना चाहिए। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की कॉपी बनाई, उसमें मान लो आप बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो, तो फर्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स, पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन हो रहे हैं। पेज नंबर आप साथ साथ डालते हुए भी चल सकते हो, या फिर आजकल ऐसी कॉपीज आती होंगी शायद जिन पे पेज नंबर पहले से डले हुए होते हैं। अगर पेज नंबर पहले से डले हुए हैं तो बढ़िया है, नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। एक चीज तो ये हुई। क्लास में सब साथ साथ नोट करना है,
ये गलती कभी मत कर देना कि सर पढ़ा रहे हैं और हम दर्शक बन के देख रहे हैं, उसके बाद में सर जब क्लास बंद कर देंगे तो शांति से बैठेंगे और बढ़िया सजा सजा के नोट्स बनाएंगे। ऐसे आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता, ऐसे नीट में सिलेक्शन नहीं होता। क्लास का काम क्लास में खत्म होगा। मैं यहाँ पे 50 पेज लिखवाऊंगा, तुम 50 पेज लिखने में अगर वापस लिखने बैठोगे तुम्हारे को लग जाएंगे 4 घंटे, दिन खत्म। आपको क्लास के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स क्लास में ही प्रिपेयर करने हैं। आपकी हैबिट होनी चाहिए कि जब मैं बता रहा हूं तो आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो चलेंगे अपन, तो आपकी हैबिट धीरे धीरे बन जाएगी 10-15 दिन में। उसके बाद आपकी हैबिट हो जाएगी खुद से करने की। क्लास को लाइव अटेंड करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर तुम रिकॉर्डेड पे जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा समय लग जाएगा क्लास देखने में। कारण बताऊं, क्लास चल रही होगी, तुम पॉज करोगे, फिर लिखोगे, फिर प्ले करोगे, फिर लिखोगे, फिर पॉज करोगे। 1.5 घंटे की क्लास को देखने में तुम्हें 2.5 घंटे लग जाएंगे। और अगर लाइव अटेंड करोगे तो 1.5 घंटे के 1.5 घंटे में तुम्हें लिखना होगा, साथ साथ लिखोगे, बात खत्म। तो ऑलवेज ट्राई टू टेक लाइव क्लास। आपको लाइव ही लेनी है। कभी कोई मजबूरी है तो रिकॉर्डेड, अदरवाइज आपको क्लास लाइव ही लेनी है। अगर आपको क्लास रिकॉर्डेड लेनी है तो हम लोग भी क्यों मेहनत करें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स बना देते हैं एक्सक्लूसिव और आपको दे देते हैं, राइट? समझ रहे हो बात को? तो जब तक आपकी हैबिट सही से नहीं बनती तब तक आपको क्लासेस को, मैक्सिमम क्लासेस को लाइव लेना है। कुछ रिकॉर्डेड होगा तो हम खुद बताएंगे आपको, वो एक अलग बात है। डन, ये चीज हो गई। अब कुछ गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। पहली और सबसे ऊपर, बैकलॉग बराबर बीमारी। अगर एक बार बैकलॉग लग गया तो बीमारी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं उसका इलाज नहीं है, बट वो बीमारी है। और बीमारी का इलाज करने से अच्छा है उसका बचाव। तो बैकलॉग होने ही मत देना किसी भी कंडीशन में। दूसरी चीज, आलस। अरे अभी तो बहुत टाइम है 12 महीने बचे हैं, आराम से कर लेंगे, आज थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अगर आपने आलस किया तो दिन पर दिन खत्म होते जाएंगे, महीने पे महीने खत्म होते जाएंगे, सिलेबस पे सिलेबस खत्म होता जाएगा और आप पीछे छूटते जाओगे। बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। ये आलस पता है क्या करेगा, ये आगे जाके आपको बोलेगा ड्रॉप ले लेंगे। थोड़े टाइम बाद आपके मन में एक ख्याल अपने आप जन्म लेगा कि कोई बात नहीं, इस साल नहीं हो रहा, ड्रॉप ले लेंगे, अटल 4.0 से पढ़ाई कर लेंगे। और ये खुद को बेवकूफ बनाने की बात है। आपने इस साल जम के मेहनत करी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी 97 परसेंटाइल बनी। अब आप चाहते हो सर ये 99 होती तो अच्छा होता, मुझे एनआईटी ये मिल रहा है, मुझे अच्छी एनआईटी मिलता तो अच्छा होता। वो बच्चे ड्रॉप लेते हैं ना तो अच्छा लगता है। साल भर हमने आलस किया, हमने ये सोचा कि हमसे तो अगली साल ही करेंगे, हमने खुद को बहाना बनाया, हमने खुद को बेवकूफ बनाया कि ड्रॉप ले लेंगे। इस तरीके से नहीं होता है। आप पूरे साल मेहनत करो, फिर आपका रिजल्ट जैसा बनेगा, फिर आप फैसला करते हो तो अच्छी बात है। अगर आप 10-12 घंटे रोज पढ़ ही नहीं सकते हो, आलस कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर भी कुछ नहीं होगा। अभी का आलस रहेगा, आप अगले साल फिर आलस करोगे, वो एक साल भी बर्बाद होगा आपका। अगर पढ़ना नहीं सीखे हो तो फिर ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी फालतू चीज अपने मन में आने नहीं देनी है। नेक्स्ट चीज, बच्चों को लगता है कि पहले मैं 12th का सिलेबस करता हूँ फिर 11th का करूंगा। 12th का सिलेबस पहले, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। 12th का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वही समझ में नहीं आएगा आपको अगर मैकेनिक्स नहीं आती है तो इसलिए पहले 11th करनी पड़ेगी, फिर ही आप 12th पे जा सकते हो। एक और चीज़ बच्चे करते हैं, फोर्थ, वही भैया दीदी टाइप के लोगों से मिल लिए, अपनी स्ट्रेटजी, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसको चेंज करते रहते हैं। आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है। जो आपके टीचर्स ने बता दिया वही स्ट्रेटजी है, उसको ही अच्छे से फॉलो करना है। अपने मन से ना कोई स्ट्रेटजी बनानी है, ना उसको फॉलो करना है, ना किसी की बात सुन के अपने हिसाब से काम करना है। जो टीचर बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को फॉलो करना है। अभी हमें बात करते करते 39-40 मिनट्स हुए हैं, पर आपकी वाइब्रेशंस आ रहे हैं बॉडी में। जेई की कोई भी क्लास 1.5-2 घंटे से नीचे की नहीं होती है, पहली बात तो ये। तो अपने अपनी सिटिंग बनाने की कोशिश करो कि मैं अपनी बैक स्ट्रेट करके बैठ पा रहा हूँ क्लास के अंदर। कुछ ऐसे ढुलेंगे, कुछ ऐसे ढुलेंगे। जो स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए क्लास के अंदर, है ना? तो स्ट्रेटजी बार बार आप चेंज नहीं कर सकते हैं। रिवीजन नहीं करना,
ये गलती होती है जो बच्चे करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, रिवीजन नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं गलतियां लिख रहा हूँ ना, तो गलतियों में फिर ऐसा आएगा, स्ट्रेटेजी चेंज करना। गलतियां लिख रहे हैं ना, गलतियां उस फॉर्मेट में लिखी जाएंगी। ये बच्चे क्या गलती करते हैं, स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, 12th का सिलेबस पहले करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, ये उनकी गलती होती है। बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्वेश्चन नहीं करते, बस टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, आप देख रहे हो, घर पे गए रिवाइज करके आ गए थ्योरी। ये थ्योरी रिवाइज करने से नहीं होगा, आपको डेली सवाल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो वन शॉटिया होते हैं। वन शॉटिया बच्चे सेलेक्ट नहीं होते भाई साहब, फ्रॉड है बहुत बड़ा वन शॉट। अगर पूरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो वन शॉट से कुछ सवालों की प्रैक्टिस हो सकती है, पर वन शॉटिया में सिलेक्शन नहीं होते। इस जगह जो आपको ये बोल रहा है कि वन शॉट से 2-1.5 महीने में पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, वो आपको दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड दे रहा है। कोई सिलेक्शन नहीं होता वन शॉट से। और अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो इस यूट्यूब के बड़े बड़े धुरंधर जो बच्चों को बेवकूफ बनाने की नीयत से यूट्यूब पे आए थे, बड़े बड़े टीचर, जब 2 साल 3 साल पहले वन शॉट लेते थे, 1.5 लाख बच्चे उनको देखा करते थे। धीरे धीरे वो वन शॉट की क्राउड अब 2-3 हजार बच्चे भी नहीं देख रहे होते हैं। ऐसा क्यों? जेई की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि वन शॉट से सिलेक्शन होते तो जिनके हुए थे वो बोलते जूनियर्स को कि देखो आप जा करके, कोई मतलब नहीं है। वन शॉट किलिंग है आपकी। वन शॉट अपन कैसे करेंगे वो बताता हूँ। चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद में आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, फिर हम एक वन शॉट लेंगे जिसके अंदर पूरा चैप्टर एक दिन में कवर करेंगे। उससे क्या होगा, आपने एक बार पूरा फुल पढ़ा, फिर आपका रिवीजन हो गया। ऐसी कोई सीरीज यूट्यूब पे लेके नहीं आएंगे एग्जाम टाइम से 2 महीने पहले कि ये यूट्यूब की वन शॉट सीरीज है, इससे पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होता। बोर्ड में फिर भी काम कर जाता है। बोर्ड में आपको बोर्ड में क्या करना होता है, वॉमिट करना होता है। बोर्ड में आपने जो पूरे साल पढ़ा इकट्ठा किया, वहां पर जाके उल्टी करके आ गए, वॉमिट करके आ गए। बोर्ड में ऐसे होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ कैलकुलेटिव आएंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस नहीं की तो आपसे हिलेंगे ही नहीं सवाल। तो इसका नेचर अलग है इस एग्जाम का। तो वन शॉट या टाइप का नहीं रहना है कि लास्ट में वन शॉट से पढ़ के निकल जाएंगे। कोई वन शॉट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक चैप्टर में जितनी डेप्थ है उस डेप्थ से पढ़ोगे चैप्टर तो होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। ये आपको बेसिक मैथ्स में ही समझ में आ जाएगा, बेसिक मैथ्स में समझ में आ जाएगा। एक और बात, परफेक्शन अच्छी बात है, पर परफेक्शन के चक्कर में बैकलॉग नहीं करना है। बहुत बड़ा सिलेबस है, मान लो आपको लगा कि यार मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छी है, मैं इसको इतना जबरदस्त कर लूं कि इलेक्ट्रोसिटी का कोई सवाल आ गया तो मैं उसको करके ही आऊंगा, और आपने इलेक्ट्रोसिटी 1.5 महीने तक प्रैक्टिस करते रहे, इस चक्कर में आपने बाकी के चैप्टर्स किए ही नहीं। जेई नीट की प्रिपरेशन ऐसे नहीं होती है। जेई में हर एक सवाल 4 नंबर का है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आ रहा है, चाहे वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से आ रहा है, चाहे वो हीट ट्रांसफर से आ रहा है, 4 नंबर का ही है। ईगो पे नहीं लेना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल है मेरे से कैसे नहीं हो रहा, और आप उस 4 नंबर के सवाल के पीछे लगे रहे, 20 मिनट आपने खराब कर दिए, ना आपसे सवाल हुआ, -1 और हो गया, बाकी आसान सवाल और छूट गए। ईगो पे नहीं लेना है। ऐसे ही प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आपको लगता है कोई चैप्टर में बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है उसके पीछे अटक जाओ आप। सिलेबस आगे बढ़ रहा है, आपको भी साथ साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है वन शॉट में हो जाए, हो सकता है रिवीजन में बेटर हो जाए, पर आपको अपनी नेचुरल रिदम को नहीं तोड़ना है। जो नेचुरल रिदम चल रही है वो चलती रहेगी, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जब आप पढ़ोगे ना तो मेरी सारी बातें याद आएंगी कि हाँ यार आशीष ने ये बोला था, ये मेरे साथ हो रहा है, आपने ये कहा था, ये मेरे साथ हो रहा है। सबके साथ ही दिक्कत आएगी। जो सच में पढ़ेगा ना वो इन सब चीज़ों का सामना करेगा। ये गलती नहीं करनी है, फ्लो का पार्ट रहना है। अगर आप किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन नहीं भी कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, जितना किया है ठीक है, आगे बढ़ते रहना है। इस सफ़र में मंजिल से ज़्यादा मायने रखता है सफ़र पूरा करना। जो बच्चा सफ़र पूरा करेगा वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। लास्ट में 2 या 3% बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी साल जम के पढ़ाई कर पाते हैं, और आईआईटी में इतनी सीटें होती हैं। 25 लाख बच्चा एग्जाम देता है, कंपटीशन 25 लाख बच्चों के बीच में नहीं है भाई। 1 या 2% बच्चा ही उस 25 लाख में से पूरे साल पढ़ाई कर पाता है। अब अपने ही दोस्तों में देख लेना, क्वांटल लेक्चर में देख लेना, क्लास में देख लेना, स्टार्टिंग में अगर इतने बच्चे आ रहे हैं ना, तो रेगुलरली क्लास को पूरी तरह से फॉलो अप करने वाले बच्चे 2 या 3% ही होते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि
इनमें से कोई ना कोई एक गलती कर देते हैं, पीछे छूट जाते हैं, और लास्ट में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो टिके रहते हैं। ये सफर पूरा करने की बात है। बीच में आपका बात बहुत मन में आएगा, यार छोड़ देता हूँ पढ़ाई, छोड़ देता हूँ पढ़ाई, छोड़ देता हूँ, नहीं छोड़ना, लगे रहना है अपनी पढ़ाई पे, बिल्कुल एकदम अपना पूरा फोकस बना करके लगे रहना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये सारी गलतियां करने से बचना है, और ये सब गलतियां करने से बच सकते हो आप, एक ही तरीका है उसका, मैंने पहले ही बता दिया। एक तो आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, अपने टीचर के प्रति समर्पण होना चाहिए। अभी एक बच्चे को दफा करके आया हूं मैं, आपने आशा 2027 का बैच लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आशीष सर को ओवररूल कर सकते हो। अगर मैंने कोई बात बोली है तो वो वैसे ही होगी, उसका ऐसे नहीं कर सकते उसको। अगर ये बात ऐसे है ना तो यू भी नहीं कर पाओगे और यू भी नहीं कर पाओगे, वो ऐसे ही रहेगी। यू हैव टू फॉलो दैट। यूट्यूब के ऊपर 4-4.5 हज़ार के जो बैच होते हैं ना, उनके अंदर लोगों को ये लगता है कि इसमें तो हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका जो मन में आए करो। यहाँ क्वांटा लेक्चर से पढ़ाई हो रही है, सामने बैठे हो लाइव, और इस तरह का बैच 60,000, 70,000, लाख रुपए में भी अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। कहीं कहीं कुछ प्लेटफॉर्म्स पे है तो उसके प्राइस 60-70 हज़ार के आसपास है। आप यहाँ पे 4500 में पढ़ रहे हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे को अननेसेसरी ओवर प्राइस करना, इसलिए हम आपको उस प्राइस में पढ़ा रहे हैं जिसमें हमारी टीम का काम चल सकता है। पर इस कोर्स की वैल्यू जो है ना वो लाखों के अंदर है। अगर ऑफलाइन में ये बैच रहेगा या रहता था तो लाख 1.5 लाख के अंदर बच्चा इस बैच में पढ़ाई करता था। उससे भी बेहतर तरीके से आप पढ़ रहे हो। हिंदी मीडियम में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस तरीके से आपको क्वांटा लेक्चर में लाइव पढ़ा रहा हूँ, आप सामने बैठे और पढ़ रहे हो, ऐसा कोई नहीं है बैच। तो इस बैच में जो एडवांटेजेस हैं वो अपनी जगह पे है, बट स्ट्रिक्ट भी रहेगा ये बैच। आपको पढ़ना है, आपको कोई डाउट आ रहा है आपको पूछना है, बट आपको अपने टीचर को फॉलो करना है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट नहीं हो, ये बैच आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना ASL से, वो आज जिस जगह बैठे हुए हैं ना, वो उस जगह से बैठ के एक ही बात बोलते हैं, सर आपको फॉलो किया था तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको भी सेम चीज रखनी है, तब आप पहुंच पाओगे। क्लियर है? अदरवाइज नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होता है। धृतराष्ट्र का जो पुत्र था ना दुर्योधन, महाभारत में उसके पास सब थे, सब थे उसके पास, फिर भी लास्ट में हार गए थे। क्यों? क्योंकि वो किसी को फॉलो नहीं करता था, वो अपने घमंड में जीता था। ऐसे बीइंग अ स्टूडेंट आपको अपना मेंटोर चुनना पड़ेगा और उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं तो कोई और सही, पर जिसको चुनते हो ना उसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज दिस इज द ओरिएंटेशन क्लास, तो मुझे आपको सब कुछ ही बताना है। यहाँ पे आपके साथ केवल पढ़ाई होगी और किसी प्रकार की कोई फालतू बकवास नहीं होगी। क्वांटा लेक्चर के अंदर आप बैठोगे, आपको ऑफलाइन से बेटर फील आएगा, ये ऑफलाइन से बेहतर है। अभी आप लोगों को बोलने का मैंने अलाउ नहीं किया हुआ है क्योंकि ओरिएंटेशन है, बट उसके बाद में आपका माइक अनम्यूट रहेगा। आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात बोलोगे, फिर वापस से अपने माइक को म्यूट कर लोगे। आप में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि क्लास चल रही है तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं एक बार टॉपिक फिनिश कर लूँ, फिर आपने अनम्यूट किया, अपनी बात रखी, फिर वापस म्यूट कर लिया। अगर आप सब लोग अनम्यूट करके घूमते रहोगे तो आपके पंखे की आवाज़, पड़ोस में कोई बच्चा चिल्ला रहा है उसकी आवाज़, मम्मी बोल रही खाना खा ले उसकी आवाज़, ये सब आवाज़ क्लास के अंदर आएगी। तो इतना कॉमन सेंस अपन को रखना है कि अननेसेसरी अपना माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए। वो सब प्रोटोकॉल से वो अपन धीरे धीरे सीखेंगे। दूसरी चीज़ ये है, जैसा मैं अभी आपको देख पा रहा हूँ कि आपके पास एक प्रॉपर स्टडी स्पेस होना चाहिए हर बच्चे के पास। कुछ बच्चे यहाँ पे अपने स्टडी स्पेस में ही बैठे हुए हैं, पीछे बैकग्राउंड में दिख पा रहा हूँ मैं, आपकी कॉपी है, आपके टेबल है, एक जगह फिक्स करोगे आप कि मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई करूँगा। ये रजाई में बैठ के पढ़ाई नहीं होती है ना, तो आपको अपनी एक जगह फिक्स करनी पड़ेगी जहाँ पे आपकी कमर एकदम सीधी रह पाए, जहाँ पे आपके बैक एकदम स्ट्रेट रह पाए, सो दैट धीरे धीरे, पता है क्या होता है, जैसे मैं कभी भी ऑफिस आता हूँ ना, तो ऑफिस आते ही मुझे लगता है आप काम करते हैं, अपने टेबल में बैठ के लगता है कि चलो कुछ देखते हैं ऑफिस में क्या चल रहा है। जैसे स्टूडियो में आता है लगता है चलो पढ़ाते हैं। तो ऐसे एक माहौल होता है हर चीज का। क्या किचन में जाके आपका मन करता है कि पढ़ाई पढ़ते हैं? किचन में जाते हैं तो खाना खाने का मन करता है, फ्रिज खोलते हैं तो खाना खाने का मन करता है, बेडरूम में जाते हैं बिस्तर के पास तो सोने का मन करता है। ऐसी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आपने पढ़ाई का माहौल बना रखा है, वहां बैठते ही आपका पढ़ने का मन करेगा। ऐसे अपने स्पेस को आपको ऑर्गेनाइज करना है, राइट? आपके पास अपना गोल, जो आपका गोल है ना,
आपके टेबल के ऊपर हैशटैग जिद कर, हैशटैग समर्पण, आप जिस चीज को बिलोंग करते हो, एएसलियन आपका जो भी नाम है वो, और आपका जो टारगेट है वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ होना चाहिए। वो आईआईटी हो सकता है, वो नीट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो टारगेट बड़ा बड़ा लिख करके अपने स्टडी डेस्क के सामने आपको चिपका देना है। जब सुबह आके देखोगे सबसे पहले उसी को देखोगे और फिर अपने काम पे लगोगे। जिद कर आपको ये बताएगा कि मेरे को जिद रखनी है पूरे साल। समर्पण आपको ये बताएगा कि टीचर को फॉलो करना है। आपका नाम आपको ये बताएगा कि आप बात खुद से कर रहे हो, आपका कंपटीशन आपसे ही है, किसी और से नहीं है। दीपा यहाँ पे क्लास में बैठी है, आफ्ताब बैठा है, प्रथम बैठा है, आयुष बैठा है, चारों का कंपटीशन एक दूसरे से नहीं है। आयुष का कंपटीशन, जनवरी वाले आयुष का कंपटीशन अपने दिसंबर वाले आयुष से है कि दिसंबर में आयुष अगर एक चैप्टर पढ़ा था तो उससे बेहतर जनवरी में पढ़ा है, उससे बेहतर पढ़ाई फरवरी में कर रहा है। आपको अपने आप से ही कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। चौथी चीज, आपका टारगेट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे कहाँ जाना है, ये वाली बात है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम लोग हमारी क्लास को बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। ये केमिस्ट्री में भी कॉमन है, फिजिक्स में भी कॉमन है। और अभी जब तक जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट है 20-21 तारीख तक थोड़ा मैं बिजी रहूंगा, तो हम दिन में क्लास आपकी जो शेड्यूल करेंगे, वीक में 4 से 5 क्लास शेड्यूल करने की कोशिश करेंगे टीचर्स मिलकर के। बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। डे 1 पे जब आपकी क्लास होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्लास में पढ़ना होता है, कैसे क्लास में सवाल करने होते हैं, कैसे क्लास में नोट्स बनाने होते हैं। क्लास के एंडिंग पे हम होमवर्क देंगे, आपको समझ में आएगा होमवर्क कैसे मिलता है, कौन सी डीपीपी सॉल्व करनी होती है, ये सब आपको समझ में आएगा। परंतु उसके लिए आपके बैच में जहाँ पे कंटेंट वगैरह आ रहा है ना, वहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप आ रहा होगा। आपका आशा 2027 का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको ज्वाइन कर लेना है किसी भी हालत में, क्योंकि क्लास की सारी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलने वाली है। क्लियर? तो आई होप मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। मोटे मोटे तौर पे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको करना क्या है वो सुनो। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के शॉर्ट नोट्स बना लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको आज अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करना है, स्टडी टेबल को रेडी करना है जैसे मैंने बताया वैसे, अपने गोल के साथ में। ठीक है? उसके बाद उस स्टडी टेबल का एक फोटो क्लिक करना है और आपको अभी आपका आशा 2027 का ग्रुप ओपन होगा टेलीग्राम पे, उस पर शेयर करना है, ताकि अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये आपके पर्टिकुलर चेंजेस हैं वो आपको करने। 2-3 चीजें हैं, अपने कोशिश ऐसे करना अपने टेबल के ऊपर कि आपकी आंखों के हाइट पर आपका कैमरा रहे मोबाइल का। कहने का मतलब ये है कि जैसे 2-3 किताबें रख के उसके ऊपर आप लैपटॉप रख सकते हो, ताकि गर्दन झुके ना। जैसे यूं पढ़ोगे ना तो गर्दन में दर्द होगा। अगर दिन में 6 घंटे क्लास लोगे तो बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और आंखों के सामने कैमरा होना चाहिए। ये सब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बना रखे हैं इसके मेन चैनल के ऊपर कि स्टडी टेबल कैसी होनी चाहिए, वो सब आप देख लेना, प्रॉपर्ली सेटअप कर लेना अपने आप को। ठीक है? नेक्स्ट चीज, आपको अपने आप से कुछ प्रॉमिस करने होंगे। प्रॉमिस आपके 3 ही है मेन। पहला प्रॉमिस तो यह है कि मैं इस स्लोगन को बहुत सीरियसली लूंगा, जो कि है हैशटैग जिद कर। मैं अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस रहूंगा, फोकस्ड रहूंगा, कॉन्फिडेंट रहूंगा। मुझे हार्डवर्क करना है तो करना है, फोकस रहना है तो रहना है। ये जिद कर आपको किस चीज के लिए जिद है? आपकी जिद है कि मैं हार्डवर्क करूंगा, मैं शॉर्टकट के पीछे नहीं भागूंगा, मैं फोकस्ड रहूंगा, मेरा फोकस कोई हिला नहीं पाएगा। मैं स्कूल जाऊंगा, बच्चे बोलेंगे क्या को पढ़ाई कर रहा है, मस्ती करते हैं, नहीं, मैं फोकस रहूंगा। 1 साल तक मैं कोशिश करूंगा कि मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं बने जिसको गुड नाइट बोले बिना मैं सोऊं नहीं और गुड मॉर्निंग बोले बिना मैं उठूं नहीं। ऐसा कोई दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे 2 जिंदगियां एक साथ बर्बाद होंगी। क्योंकि अगर दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वैसे ही तुम्हारा कुछ नहीं होना आपस में, और अगर दोनों का सिलेक्शन हो गया तो फिर किस कॉलेज में जाओगे वो पता नहीं है। तो इस उम्र का प्यार किसी काम नहीं आता। टेक्निकली बता रहा हूँ, आईआईटी के बच्चे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको टेक्निकल बात कर सकते हैं अपन ऐसे इमोशनल बातें नहीं करेंगे, अपन टेक्निकल बात करते हैं। तो अगर किसी के साथ जीवन गुजारना है आपको आगे जा करके,
तो वो कस्में वादे करने लायक आप हो ही नहीं अभी, क्योंकि ना आपके पास सिलेक्शन की गारंटी है अभी आपकी, अभी बोर्ड में पास होंगे ये पता नहीं है, उसके बाद ना आपकी कोई जॉब लगी हुई है अभी, ना आपको ये पता है कि हम कहाँ जाएंगे भविष्य में। तो इतनी अनसर्टेनिटी के साथ में ये कमिटमेंट करना कि हम साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, फालतू है, बकवास है। तो बेटर यही है कि दोनों पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, फिर आगे भविष्य में कॉलेज में जाकर के डिसाइड करना। अभी करियर चूज करने का टाइम है कि करियर क्या बनेगा, अभी ये चूज करने का टाइम नहीं है कि जिंदगी भर साथ कौन रहेगा। क्लियरली बोला, इन सब चीज़ों से दूर रहना, अदरवाइज बर्बाद हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो हार्डवर्क करूंगा, फोकस रहूंगा, कॉन्फिडेंट रहूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस हिलेगा प्रिपरेशन के टाइम पे, पर मैं खुद पे विश्वास रखूंगा, कॉन्फिडेंट रहूंगा और अपनी पढ़ाई मेंटेन करूंगा, फॉलो करता रहूंगा चीजों को। दूसरा, मैं समर्पण के साथ पढ़ूंगा। ये बहुत मुश्किल होता है बेटा, बहुत मुश्किल होता है, और इसको मेंटेन कर जाता है तो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। जितने बच्चे सेलेक्ट हुए ना, इसको मेंटेन किया हुआ है। अभी 3 घंटे का, 2-2.5 घंटे का लॉन्च हुआ था एएसएल का, मेन चैनल पे आप जाके देखना, अभी कुछ 19 तारीख को लॉन्च हुआ था। कार्तिकेय, विवेक, ये सब एक्स एएसलियंस थे, ये सब कॉलेज में, कोई आईआईटी में, कोई एनआईटी में, 2 घंटे तक चुपचाप बैठ के मेरे साथ लाइव कनेक्टेड थे। इनका सेशन स्टार्टिंग का था, फिर हमने कहा था ठीक है बेटा आप जा सकते हो, 2 घंटे फिर भी रुके रहे। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को पता है कि एएसएल ने उनके साथ कितनी मेहनत की है, और लास्ट तक वो बच्चे जुड़े हुए थे। तो इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग बन जाता है इंसान एएसएल से पढ़ने के बाद, इतना प्यार हो जाता है एएसएल से, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको साल भर अपने आप को झोंकना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी पढ़ाई का साल है, इसमें मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नो टाइम वेस्ट। मैंने बताया ना, कोई मरण नहीं होगा, कोई जन्म नहीं होगा, कोई परण नहीं होगा, इन सब से आपको बिल्कुल दूर रहना है। और सबसे लास्ट चीज, मेरे पेरेंट्स को गर्व होगा 2027 में, जब मैं कुछ बन के निकलूंगा या निकलूंगी, ये अपना ध्यान रखना है। ये वीडियो अभी यूट्यूब पे अपलोड होगा, मेन चैनल पे अपलोड होगा, आईआईटी वाले चैनल पे अपलोड होगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ये जो कमिटमेंट है, ये आप लोग वहां जाके लिख देना, सो दैट आपको ध्यान रहे कि आपने किस चीज से शुरू किया था, और हर दिन खुद को याद दिलाने की कोशिश करना। हो सके तो अपने वॉल के ऊपर ये बातें लिख लेना, क्योंकि जब सुबह उठते सबसे पहले अपन देखते हैं ना इन सब चीज़ों को, तो याद आता है कि हाँ यार, मैंने तो खुद से ये प्रॉमिस कर रखा है, और वो प्रॉमिस मेंटेन करना है मुझे अपने साथ में। अगर इतना सब कुछ कर पाते हो तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। यहाँ हमारी तरफ से आपके लिए कोई कमी नहीं होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। पहली बात तो तुम लोग वीडियो कॉल में जुड़े हुए मेरे साथ, तो हमारा कनेक्शन तो वैसे ही बन जाएगा। अभी मुझे आप सबके नाम याद नहीं है, बट पुराने बच्चों के नाम याद हैं, जैसे शुभम है, प्रियंजन है, अपना प्रियम है, अच्छे से इनके नाम याद है मेरे को। क्यों? क्योंकि ये पढ़ रहे हैं 1 साल से। धीरे धीरे 1 आध महीने में आप सबके नाम याद हो जाएंगे, फिर आपको फील ही नहीं होगा कि आप एक ऑफलाइन बैच में हो या ऑनलाइन बैच में हो, आपको ऑफलाइन से बेटर फील आएगा। बट आपके नाम मैं आज याद नहीं करूंगा, आप पढ़ाई करोगे, रेगुलर क्लास में आओगे, नाम वैसे याद हो जाएंगे। ठीक है, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। फर्स्ट क्लास का अनाउंसमेंट जल्दी आ जाएगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो सच में सिंसियरली पढ़ना चाहता है, आप उसको ये बैच शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाकर के खुद का कमिटमेंट जरूर लिख देना, क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज़ अपने टीचर से सीखी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। हमारे टीचर हमको ये कहते थे कि लिखो, कॉपी में लिखो, बोर्ड पे लिखो, पेपर पे लिखो, ये सब करो डेली। और जब हमारी फर्स्ट क्लास होगी ना, तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि लास्ट में अपने दिन को खत्म कैसे करते हैं, एंडिंग नोट कैसे लिखते हैं। एक डायरी भी खुद के लिए खरीद लेना, क्योंकि उसको भी अपन सीखेंगे कैसे लिखते हैं। हम खुद को रोज ना सेल्फ ऑडिट करेंगे। बहुत सारी बातें करने को सुबह हो जाएगी ऐसे मैं पढ़ाता रहूंगा तो, और बहुत सारी चीजें करने को, सेल्फ ऑडिट भी एक चीज होती है, ये मैं आपको करना सिखाऊंगा। पर मैं ज्यादा विश्वास रखता हूँ अपनी क्लास के माध्यम से चीजों को क्लियर करने में। तो ओरिएंटेशन में मैंने काफी कुछ क्लियर किया है, बाकी सारी चीजें क्लास में क्लियर होंगी। स्कूल के साथ कैसे मैनेज करें, क्या करें, ये सवाल पैदा ही नहीं होगा अगर तुम, जैसा मैंने बताया, जनवरी से सितंबर तक मेहनत कर लोगे ना अगर, तो ये सवाल पैदा ही नहीं होगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और अगर पॉसिबल है कि आप स्कूल अवॉइड कर सकते हो तो बेस्ट है, नहीं कर सकते हो तो फिर जाओ स्कूल, बट कोशिश करो कि वहां जाके भी मैक्सिमम टाइम में अपनी पढ़ाई ही आप कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। ओके, समझ आ गया? अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं।
आप सबके माइक म्यूट रहेंगे, आपको अपने माइक अनम्यूट नहीं करने हैं जब तक मैं बोलूँ नहीं, क्योंकि आपको मैं वो परमिशन दूंगा कि अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हो, बट आपको करने नहीं है जब तक कि आपको बोला ना जाए। और फिर जिस बच्चे को बोला जाएगा केवल उसी बच्चे को अपने माइक को अनम्यूट करना है, केवल उसी को। ओके, अब आपको बताते हैं कि ऑफलाइन से बेहतर क्लास कैसे होती है। अब मैं आपको, जैसे मान लो आपको कुछ भी क्लास चल रही है, क्लास के बीच में आप सब लोग लाइव पढ़ रहे हो, अब आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो उसका बेसिक तरीका है हाथ ऊपर करना कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब आप में से किसी को मुझसे कुछ बात करनी है तो हाथ ऊपर करो। कुछ बात करनी है, ठीक है, अमित को बात करनी है, तो मैंने अमित को अलाउ किया कि अमित अपना माइक अनम्यूट करो और बोलो। अमित अनम्यूट करो। जहाँ पे माइक का ऑप्शन आता है ना, माइक दिख रहा होगा जहाँ पे, वहां पे आप क्लिक करोगे तो वहां से आप अनम्यूट कर सकते हो। अब बोलो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, बताओ क्या पूछना है। सर मैं ये बोल रहा था कि मैं मोमेंटम एडवांस का मतलब कि हम्म बैच परचेज किए थे, तो उसमें हुआ कि हम्म क्वेश्चन प्रैक्टिस का हमको टाइम नहीं मिल पाया, बट उसका सारा लेक्चर हमको पूरा कंप्लीट है A to Z बढ़िया से। हम्म। सबसे लेकिन पहले वही मुझे ये है कि बताओ, जो मतलब क्वेश्चन। सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या इस चीज का अफसोस होता है अमित कि मैं सवाल प्रैक्टिस कर लेता तो बेहतर होता। सर अफसोस बहुत होता है, मतलब लेट से ज्वाइन किए, पता ही नहीं चला, मतलब हम्म 6-7 महीना जब बीत गया ना, मतलब हमको जब उतना क्लियरिटी समझ नहीं आता था, तो वेक्टर नाम का एक तो आपका यूट्यूब पे चैप्टर है, हम्म तो उसी को जाके मतलब कि पढ़े, तो हमको लगा यार कितना बढ़िया। तो फिर वहीं से हमको पूरा जेई के बारे में मालूम चला कि जेई एडवांस होता है, मेंस होता है, ऐसे फिर से तैयारी शुरू करना है। बट हम्म। फिर देखे तो बहुत सारा बैकलॉग लग चुका था, फिर सोचे कि नहीं, चलो मतलब कि प्रैक्टिस ना हो सही, बट इस पूरा क्लास को कंप्लीट करना है। तो सर मैंने नोट्स पूरा बढ़िया से हम्म। पूरा तरीका से प्रिपेयर कर चुके हैं। अच्छी बात है। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब ये चीज़ वापस रिपीट नहीं करनी है, अब कोई भी बैकलॉग नहीं होने देना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करनी है, बस ये प्रॉमिस खुद से करना है। ठीक है। तो सर जो चैप्टर मतलब हमने पढ़ लिया है, उसको फिर से दोबारा हमको पढ़ना है, मतलब बिल्कुल इस बैच पढ़ना में है, फिर। बिल्कुल पढ़ना है। बेसिक मैथ्स से शुरू होगा, नई कॉपियां बनेंगी, सारा वापस पढ़ोगे आप सब लोग। भले आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल जीरो से वापस शुरू करूंगा। इस कॉपी को सर साइड कर देंगे। बिल्कुल इसको साइड कर दो। ओके, थैंक ओके। यू सर। ओके, अब आप अपने आप को वापस से म्यूट कर लो। तो अमित ने बोला खुद को म्यूट कर लिया। क्या क्लास में किसी प्रकार को डिस्टरबेंस है? नहीं है। ऐसे चलेगी क्लास। अभी और किसी को कुछ बोलना था? अल्केश, अल्केश करो अनम्यूट। अल्केश यादव, एक बार माइक पे क्लिक करोगे अनम्यूट हो जाएगा। हाँ बोलो बेटा। सर मैं जैसे कि मैं जैसे 10th पास किया, तो सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि सर मैं कहाँ से पढूं, मतलब कौन सी ऑनलाइन देखूं कि ऑफलाइन। तो सर मैं ऑनलाइन में आया, तो सर बहुत से यूट्यूब पे टीचर्स दिखे, बट मैंने आपसे पढ़ा, मतलब मेरे मोहल्ले की एक लड़की ने पढ़ा है आपसे, तो उसने एनआईटी निकाला है, मैं और आपकी कैप्सूल बुक भी मेरे पास है। गुड। ठीक तो है। सर जैसे कि मुझे भी जेई का प्रिपरेशन जो आपने बताया था सर, बेसिक से पूरा स्टार्ट किया जाएगा, मतलब पूरा जीरो लेवल। हाँ जी, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से शुरू करेंगे। बेसिक मैथ्स का मतलब ही हो गया बेसिक, और मैथ्स मतलब मैथ्स। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। बस पूरे सर साल। मैंने आपके यूट्यूब से भी कई सारे नोट्स बनाए थे, तो मतलब भैया जो अब बिल्कुल फ्रेश अमित स्टार्ट भैया बोले करना थे है। तो हाँ अब डिसाइड कर बिल्कुल दो। फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है। जो आज बताया है, जब पहला लेक्चर होगा नई कॉपी बनेगी, सब कुछ नया होगा, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जी। ओके। थैंक सर, थैंक्स, प्रणाम प्रणाम। मोस्ट वेलकम बेटा, चलो कर लो म्यूट। तो इस तरीके से बेटा क्लास चलेगी। आपको कुछ भी अगर पूछना रहेगा तो जैसे मैंने अभी आपको सबको अलाउ कर रखा था वैसे ही मैं अलाउ करूंगा, बट अगर आपने क्लास में न्यूसेंस करने की कोशिश करी या फिर आपने क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी तो आप परमानेंटली बैच से बाहर हो जाओगे। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होता है? तो टॉपिक चल रहा है, बीच में कुछ भी बोल रहे हैं। ये ऑफलाइन से बेहतर है या नहीं है बताओ मुझे। ऑफलाइन से बेहतर इसलिए है क्योंकि आपका कुछ बोलने का मन कर रहा है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, बट इतनी जिम्मेदारी आपको रखनी पड़ेगी कि आप सिंसियर भी हो साथ में। एक बात और,
अपना असली नाम लिख देना अपने आईडी के ऊपर, ताकि प्रॉपर समझ में आए कि ये बच्चा जो है इसका नाम क्या है। जैसे कुछ बच्चों का नाम यहाँ पे अभी प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है, शायद आपने जब स्टार्ट किया होगा तो 1 2 3 4 नाम डाल के आ गया, और कुछ भी नहीं डालोगे तो आपके मोबाइल का नंबर आएगा। जैसे एक बच्चे का Realme RMX3612 ये नंबर आ रहा है, तो मैं आपको पुकार नहीं पाऊंगा आपके नाम से, तो आपका जो नाम है वो आपको प्रॉपरली वहाँ पे अगली बार जब आओगे तो मेंशन करना है। डन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अब अपने आप को तैयार कर लो, 1 2 दिन का समय आपके पास है, कॉपीज ले आओ, नाम लिख लो, सब कुछ बना लो, और सिस्टमेटिक तरीके से जो है ये बातें जो है कमेंट सेक्शन में आ जानी चाहिए। वीडियो अपलोड होने के बाद मैं आपको लिंक भेज दूंगा दोनों जगह, मेन चैनल पे भी और IIT वाले चैनल पे भी आपको कमेंट करके छोड़ देना है, ताकि 1 साल बाद जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो उस कमेंट पे आके वापस से लिख के जाना कि देखो सर मैंने एक कमिटमेंट किया था आज खुद से, कल से नया साल भी शुरू हो रहा है, मतलब कल के जस्ट बाद से, इसलिए मैंने आज आपका ओरिएंटेशन रखा है। 1 जनवरी 2026 से नई शुरुआत करो, जो पीछे छूट गया उसको रहने दो, मेहनत करना, 1 साल में मेहनत करोगे हो जाएगा। हुआ है बहुत सारे बच्चों का, बट उन्होंने मेहनत की है, और अच्छी बात है ना, मेहनत करनी पड़ रही है। अब मैं आपको बोलूँ एक ऐसा रेस है जिसके अंदर वही जीतेगा जो इंटेलिजेंट है, आपको बुरा लगेगा सर मेरी क्या गलती, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, तो इसमें दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो मेहनत करनी है, मेहनत तो हर कोई कर सकता है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो और फिर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उसमें अन्याय नहीं है आपके साथ, इससे बढ़िया कोई एग्जाम नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। बाकी आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा साल भर, बस मैं ये चाहता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ में आप आज जुड़े हो उस उतने ही जोश और उम्मीद को लास्ट तक बनाए रखना और मेहनत करते रहना, ताकि यहाँ से हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स और फ्यूचर IITians, फ्यूचर NITians, मैं आपके अंदर उस चीज़ों को देख रहा हूँ, और आप खुद भी अपने अंदर बदलाव महसूस करोगे। 2 महीने 3 महीने पढ़ने के बाद में आपके चेहरे को देख के कोई बता पाएगा कि आप JEE की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो। ये मेरा प्रॉमिस है। चलो बाय बाय, टेक केयर।